नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद सबको हैरत है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें तो पहले से लग रहा था, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी जिनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था ये नतीजे आएंगे। अब नतीजे आ गए, उसकी समीक्षा आपने सुन ली, बहुत सारी बातें आपने इसके बारे में सुनी, एसआईआर सुनी, कितने मार्जिन से कितने वोट कटे, अगर वोट नहीं कटते 27 लाख जो मामले अभी ट्रिब्यूनल के सामने है वो सब नहीं होते, नतीजे कुछ और होते। बहुत सारी जो जीतों का सीटों का बहुत सारी सीटों पर जो वोटों की एसआईआर को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, आपने देखा भी होगा। अभी इसका पोस्टमार्टम आते जाते होता रहेगा, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के एसआईआर के समय वहाँ पर था। बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था तो मैं वहाँ पर था, और देश में एसआईआर बिहार से शुरू हुआ, और टीवी पर एसआईआर होते वक्त लोगों की परेशानियों को दिखाने का कार्यक्रम भी सबसे पहले मैंने ही किया था, वो आपने देखा ही होगा। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा था। मैंने उत्तर प्रदेश के कम से कम 8-10 जिले में गया और वहाँ से मैंने रिपोर्ट की। मैं एक दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि न पश्चिम बंगाल में न देश के किसी कोने में आम व्यक्ति को, आम जनता को एसआईआर उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। न बिहार में था, न यूपी में है, न बंगाल में था। जब आम तौर पर इस तरह की कोई बड़ी बात होती है तो आपको पब्लिक का गुस्सा, एंगर कहीं ना कहीं सामने दिखाई देता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर पब्लिक का, उनके जनप्रतिनिधियों का और गांव-गांव इस बात की चर्चा हो रही थी, वो एक दिखाई दे रहा था सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। बंगाल में एसआईआर जब हो रहा था तो मैं गया था और मैंने ये देखा था कि टीएमसी के लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरवाने में कितनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मैंने कहीं कोई इस तरीके से कहीं दूर दराज कहीं लगा हो, लेकिन मेरे देखने में कम से कम 20-25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता टेबल लगाकर, मंच लगाकर, पार्षदों के दफ्तरों में तमाम जगह एसआईआर का फॉर्म डालकर सिर्फ टीएमसी के लोग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। अब मैं आपसे बात वो करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर में, इसी नोएडा वाले घर में एक हमारी हाउस हेल्प है साधना, वो बंगाली है, दूसरी जो है वो भी बंगाली है। अमूमन ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो हाउस हेल्प मेड्स जो दूसरे देश के दूसरे घरों में, हिस्सों में काम करती हैं, वो शायद बंगाल की मुस्लिम महिलाएं हैं। बहुत लोगों को इस बात का रहता है कि बांग्लादेशी हैं, मुस्लिम हैं, और वो अपना हिंदू नाम रखती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है। हमारे तो बहुत दिनों से ये दोनों काम करती हैं ये लोग। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। एक का नाम साधना है। मैं चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ छुट्टी ली, मैं तो यहाँ था नहीं, छुट्टी ली कि वो वोट देने के लिए जा रही हैं बंगाल। जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उसके नेक्स्ट डे, मैं तो खुद ही बाहर था, उसके नेक्स्ट डे यानी 30 को नहीं, 1 मई को वो छुट्टी से वापस आई और हमारे घर काम करने के लिए आई। सुबह सुबह मैंने उनसे पूछा कि साधना जी वोट देने गई थी? उन्होंने कहा हाँ भैया दे करके आए। हमने कहा आपका टिकट किसी ने कराया था? उन्होंने कोई बताया नहीं। उन्होंने कहा नहीं भैया किसी ने पैसा नहीं दिया था। हमारा भाई जो गांव में रहता उसने कहा कि अगर वोट देने तुम लोग नहीं आओगे तो कल का राष्ट्रीयता का, नागरिक का मामला कहीं से आएगा, तो फिर हमको मत बताना, वोट देने ज़रूर आना। हम इसलिए गए थे। दूसरी वाली जो है वो भी बंगाल ओरिजिन की हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड और अपना ज़मीन वमीन ले रखा है। वहाँ गांव में उन्होंने बंगाल में अपना वोट कटवा दिया। तो ऐसे मैंने उनसे पूछा कि दीदी आ रही हैं कि मोदी? तो वो हंस के उन्होंने मेरे सवाल को टाल दिया। तो मैंने कहा कि आपको लकी भंडार के 1500 मिलते हैं? उन्होंने कहा हाँ भैया मिलते हैं। यानी कि वोटर वहाँ है, वहाँ भी खाता है, उनका 1500 रुपये लकी भंडार का आता है। तो मैंने बस बात यहीं ख़त्म हो गई। मैं खुद ही व्यस्त रहता हूँ। जिस दिन नतीजा आया उसके दूसरे दिन जब वो काम करने आई तो मैंने कहा अरे ये तो मोदी जी जीत गए।
वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसी, तो बोली कि हाँ भैया, हमारे यहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा था टीएमसी वाला नंबर 1 पे था और बीजेपी वाला नंबर 2 पे। तो हमारे गांव में जो टीएमसी करता है वो शाम को ही आ गए थे वो कहने कि 1 नंबर पर देना है। हमने कहा हाँ हाँ 1 नंबर पे, लेकिन हमने दिया एकटा फूल पे, कमल के फूल पे, मोदी जी पे। तो मैंने कहा कि आप जो है, ये नतीजे आने के सुबह की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको 1500 रुपये लकी भंडार के मिलते हैं? तो बोले हाँ मिलते हैं, हमारे घर में भी और लोगों को भी मिलते हैं, और हमारे गांव में एक आदमी टीएमसी करता है, हमारे बगल वाला ही करता है। तो हमने बोला कि जब 1500 रुपये आते हैं तब भी आपने दीदी को वोट नहीं दिया? तो कह रहे हैं कि उनका जवाब है कि टीएमसी वाला खाली मुसलमान को देखता है। मैंने उनसे पूछा कि आपके गांव में मुसलमान कितने हैं? उन्होंने कहा हमारे गांव में नहीं है, बगल के गांव में। उस पूरे गांव में नहीं है, और ये अपने गांव में भी नहीं रहती हैं, ये नोएडा में रहती हैं और पिछले कई वर्षों से रहती हैं, दसियों वर्षों से। तो इनका जवाब था कि टीएमसी वाला खाली मुसलमान को देखता है। मुझे कुछ बात समझ में आई। एक हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं, आज के नहीं हैं, हमने जब से होश संभाला है तब से हमारे वो सबसे जिगरी दोस्तों में, करीबी दोस्तों में। वो उनका राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी के वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो आजकल एक शब्द चलता है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो योगी जी, मोदी जी, बीजेपी जो कर रही है देश में वो सब अच्छा कर रही है। तो उनसे मेरी रोज बात होती है। वो मुझे 3 महीने पहले से जब बात करते थे तो उन्होंने कभी भी ममता बनर्जी नाम नहीं लिया, वो हमेशा ममता बानो कह रहे थे। ममता बानो देख लीजिएगा, नहीं आएंगे, आप जितना घूम रहे हो, ये है वो है। हम उनको रोज तर्क देते थे कि यार सोशल वेलफेयर स्कीम भी तो चला रही है, इतना पैसा दे रही है गरीबों के लिए, और बंगाल में 1500 रुपये बहुत मैटर करता है। वो इन चीज़ों को, जो फैक्ट था, एक पत्रकार के नाते आप क्या सोचते हैं कि 4.25 करोड़ लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, और वो लोग बोल भी रहे हैं कि दीदी थाकबे, लकी भंडार हमको मिलता है, दीदी ने ये पैसा दिया, युवा साथी दिया, लोग बोलते रहते। तो एक पत्रकार के तौर पर लगता है कि ये एक साइजेबल संख्या है, और मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी संख्या है। तो ये दोनों मिलकर ममता बनर्जी को बहुत मजबूत स्थिति में चुनावी रखते हैं, आपको ऐसा लगेगा। क्योंकि बंगाल में अब आप ऐसा एज्यूम करें कि जो नहीं बोल रहा है, जो बोलना अवॉइड कर रहा है, वो सब एंटी टीएमसी है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी भावना ऐसी हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच रहे हो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। मगर मैं लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो शायद मैं नहीं ऐसे सोचता, और मैं एक तरफा सोचने की बजाय थोड़ा सोचता हूँ कि इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए। बहरहाल वो बार बार मुझसे कहते थे कि देख लेना ममता बानो हारेगी, देख लेना। उनके 2-3 तर्क मुझे समझ में आ रहे, अब समझ में आ रहे हैं। अब समझ में इसलिए आ रहे हैं कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के उनका कहना था कि बंगाल के हिंदुओं में एक सेंटिमेंट जाग रहा है, और ममता बनर्जी इस मुद्दे पर खामोश है। हालांकि केंद्र सरकार खुद ही खामोश थी, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इलेक्शन में नैरेटिव देने का। दूसरा उनका ये कहना था कि मालदा में जो ये एसआईआर को लेके जो बंधक बनाया मुस्लिम कम्युनिटी ने जजेस को, इसका रिएक्शन हिंदुओं में जरूर हो रहा होगा, वो साइलेंट भले, और होगा, मतलब हो रहा होगा नहीं, उनका दावा था कि होगा। मैंने जैसा कहा कि उनको फैक्ट फिगर से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ इतना है कि ममता बानो मुसलमानों की नेता है, इस बार बंगाल का हिंदू एक सिरे से ममता बनर्जी को खारिज करेगा। अब जब नतीजे आए हैं, और तमाम एक्सपर्ट, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी बुद्धि भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अखबारों के जरिए और तमाम एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ, जो कोई भी ये कह रहा है कि एसआईआर में इतने वोट कटे, इतने जितने कटे उससे कम में जीत हार हुई, ये हुआ वो हुआ, मैं सारे चीज़ों को नतीजे आने के बाद, क्योंकि
देखिए, एक तो वो रिपोर्टर है जो कि चुनाव के की घोषणा से 6 महीने पहले से ही कहते हैं भगवा लहराएगा, बीजेपी आएगी, और वो पूरे 6 महीने की रिपोर्टिंग भी उसी आधार पर करते हैं। चुनाव के दौरान भी यही बोलते रहते हैं, चुनाव के बाद भी बोलते रहते हैं, और सही हो जाए तो वाह वाह, और गलत हो जाए तो कोई बात ही नहीं, बीजेपी हार जाएगी तो अचरज है। हमारे जैसे आदमी जब तक चुनाव होता है तब तक कोशिश करते हैं कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जाए। चुनाव के आखिरी दिन के बाद, यानी जब एग्जिट पोल आता है, तो हमने जो देखा वो बोला। उसके पहले मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि चुनाव के दौरान मैंने कभी कहा हो कि ये मजबूत है, वो लहर चल रही है इनकी, वो ऐसा नहीं। एग्जिट पोल के बाद, और गलत हो सही हो इसकी मुझे चिंता भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मरीज मर जाए तो डॉक्टर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेगा, मुकदमा हार जाने से वकील वकालत नहीं छोड़ेगा, और मेरे जैसा पत्रकार जो फील्ड में रहता है वो आकलन गलत हो जाने से अपना कार्यक्रम या पत्रकारिता छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। माहौल क्या है, बंगाल में भी सबसे ज़्यादा हिट था और अगले चुनाव में भी सबसे ज़्यादा हिट होगा, ये इसकी गारंटी है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि जब नतीजे आते हैं तो मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे अगर नीचे 5 या 6वां वीडियो आप देखेंगे, बंगाल से आने के बाद मैंने ये कहा था कि बंगाल में मुसलमानों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी है, और बहुत सारे बंगाल के ज़िलों में वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। जब जनगणना आएगी तब समझ में आएगा। मैंने कहा था, वो वीडियो है भी, उसको बहुत सारे लोगों ने वायरल भी किया। अगर आप मुझे रेगुलरली देखते होंगे तो वो वीडियो आपने देखा होगा। अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं 2 किस्से सुनाने के बाद, वो ये कि इस देश में चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने आरएसएस ने 100 साल लगे हैं उसे। 1925 में आरएसएस बनी थी, आज 2026 में हम खड़े हैं। उसे 100 साल लगे हैं, लेकिन इस देश के बहुतायत हिंदुओं को, मेजॉरिटी को उसने सोचने का तरीका बदल दिया है। अब जो इलेक्शन का इशू है, उस इशू को मोदी अमित शाह के नेतृत्व में, हालांकि ये बात हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन इलेक्शन से पहले वो यही करते हैं। जीतने के बाद या हारने के बाद वो हमेशा इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं किया। अब जो इलेक्शन का एक वटवृक्ष है, वो इशू है हिंदू मुसलमान। एंटी इनकम्बेंसी ममता की हो, करप्शन तो कोई इशू है नहीं, मैं मानता नहीं। जिन देश में जितने भी करप्ट क्रिमिनल लोग हैं वो पाला बदलते ही शुद्ध हो जा रहे हैं। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी के एक एमपी पर छापा पड़ा ईडी का, तीसरे दिन। महाराष्ट्र के उदाहरण आपके सामने है, हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण आपके सामने, शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण आपके सामने है, और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के जो सबसे आपराधिक मुकदमों वाले कैंडिडेट हैं उसमें ज़्यादा बीजेपी के हैं। आपको मालूम है कि टीएमसी के लोग ज़्यादातर बीजेपी में गए हैं। तो खैर वो बात को हटा देते हैं। तो ये सब मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो वहाँ माहौल था आरजीकर वाला, वो रोजगार तो कभी चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो रोजगार में नहीं मानता, भ्रष्टाचार में नहीं मानता। महिलाओं के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भी जा रहे हैं, उसके बावजूद 1500 रुपए पाने वाली महिला के दिमाग में ये बात है कि टीएमसी केवल मुसलमान करता है, और अगर टीएमसी आएगा तो फिर मुसलमान और बढ़ जाएगा। और एक ऐसा आदमी जो मेरा मित्र है, 50 लाख की गाड़ी से चलता है, 25 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है, बहुत ही शानदार उसकी लग्जरियस लाइफ है। अगर उसके सोचने का भी यही तरीका है कि अगर ममता बानो सरकार में आ जाएंगी तो एक और बांग्लादेश हो जाएगा, दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल एक तरह का। यानी अब होता क्या है, जब आप नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हुई है, और उसके ट्रैप में ममता बनर्जी कैसे फंसी हैं। उन्होंने एसआईआर का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट तक आई, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घुसपैठियों का वोट कटने से, फर्जी वोट कटने से ममता बनर्जी परेशान,
और ये बात हिंदुओं के समझ में आई, वहां मेजॉरिटी, चाहे भद्रलोक हो चाहे गरीब गांव में हिंदू हो, उसके बाद ये समझ में आई कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए परेशान है। अब इसमें कोई दो राय नहीं, मैं अभी भी कहता हूं, बंगाल की डेमोग्राफी, जब बंगाल के जनगणना के नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा पूरे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ते हुए आपको बंगाल में दिखाई देगा। पिछली बार मैंने अपने वीडियो में जब ये बात कही थी तो बहुत सारे लोग जो उस तरफ वाले हैं उनका ये कहना था कि बिना किसी आंकड़े के आए बगैर आप इस तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं 70 किलोमीटर तक गया, मुझे मुसलमान ही मुसलमान दिखाई दिए। मैंने कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कहा है, और उस वीडियो में भी ये कहा था कि आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। फिर भी, और वही मुसलमानों की संख्या और उनका वो पॉपुलेशन, यही मुझको लगता था कि ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। तो लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ममता बनर्जी जो मोदी के उभार के बाद, मोदी के और बीजेपी के उभार के बाद, जब तक लेफ्ट के साथ उनकी लड़ाई थी तो ये काम नहीं था। हालांकि वो ये अगले वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग एक 2-3 बंगाल के पिछले 20 साल के राजनीति पर 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं, उसका अध्ययन मैंने पिछले दिनों किया है। ये राइज ऑफ सैफरन या भगवा का पश्चिम बंगाल में उभार के पीछे पिछले 17 सालों की रणनीति क्या है। अब चूंकि उनको वो सफलता मिल गई है जिसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति और संघर्ष बनाए थे, अगला वीडियो मैं उस रणनीति को लेकर आऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया, चाहे वो हक और हकूक के लिए कर रही हूं, लेकिन उस हर बात को मेजॉरिटी हिंदुओं, मेजॉरिटी यानी हिंदुओं की मेजॉरिटी ने उसको मुस्लिम अपीजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं माना। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि ममता बनर्जी एक जायज बात के लिए आवाज रख रही है। उनको लगा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, ये केवल मुसलमानों के बारे में सोच रही है। हिंदू तो यूनाइट हुआ मेजॉरिटी में, मगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में जैसी अपेक्षा की गई वो नहीं यूनाइट हुए। वहाँ हुमायूं कबीर भी जीते, कांग्रेस के भी मुस्लिम जीते, और ममता बनर्जी के 47 में 32 मुस्लिम जीते, लेकिन 244 में आप जानते हैं 50 भी नहीं जीत पाए हिंदू कैंडिडेट्स में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में अब हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर बीजेपी अपने इस नैरेटिव में कि अगर कोई बीजेपी का कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार बीजेपी से या बीजेपी शासित सरकारों से सवाल उठाएगा या चुनाव के दौरान उनके वायदे को याद दिलाएगा, और एग्जिट पोल आने के वक्त या उसके बाद अगर वो कहेगा कि मुझे लगता है बीजेपी फाइट में है या दूसरा भी जीत सकता है, तो उसे मुस्लिम परस्त कहा जाएगा। कभी सपाई, कभी आरपीआई, कभी टीएमसी वाला कहा जाएगा। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक मुद्दों पर धरना प्रदर्शन विरोध करेगा तो उसे, या मजदूरों के, कामगारों के सवाल पर कोई आंदोलन करेगा तो उसे नक्सलाइट कहा जाएगा, शहरी नक्सली कहा जाएगा। यह सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर नेता विरोध करेगा, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, तो उसे मुस्लिम परस्त यानी मुस्लिम नेता कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग ये बात कहें या किसी पार्टी के लोग कहें, ये तो नैरेटिव, भारत 400 सीट बलती आती तो मोदी सरकार आती, वो संविधान बदलती कि नहीं बदलती ये अलग मैटर है। मगर अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष ऐसे लेके उड़ा कि अगर ये 400 आए तो ये संविधान को बदल देंगे, और सिर्फ इसी में 60 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो गया। असलियत क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान बहुत परेशान हैं। मैं बहुत सारे राज्यों में जानता हूं कि मुसलमानों की पहले के ज़्यादा तरक्की हो गई, बीजेपी शासित राज्यों में भी। वो बात अलग है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सरकारी योजनाएं भी उनको मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है उनका, कहीं कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि छोटा मोटा अपराध करके भी अगर मुसलमान है तो उसे बड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि अपने वोट को उधर, मेजॉरिटी का तुष्टीकरण अब चल रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी सिस्टम के खिलाफ, अब सिस्टम में इसलिए कह रहा हूं पूरे देश, उसको मुस्लिम परस्त पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, नक्सलाइट, अगर जाए आपके भी मुद्दे कोई उठाए और तो आपको लगेगा कि यार ये तो लग रहा है मुसलमानों की बात कर रहा है क्या, माइनॉरिटी की बात कर रहा है क्या, ये तो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है। वामपंथ के 3 सिद्धांत क्या हैं ये जिस आदमी को नहीं मालूम, वो भी दूसरे को अगर वो सवाल उठाने वाला तो उसको कम्युनिस्ट कहता है। बहरहाल मेरा ये वीडियो इस बात को लेकर के था कि अब हिंदू मुसलमान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और जो भी विपक्ष में लोग बैठे हैं, चाहे जहाँ भी देश के किसी कोने में हो, मैंने देखा स्टालिन के हारने के बाद भी बहुत सारे लोग सिर्फ एक बात कर, ये नहीं कह रहे हैं कि स्टालिन के हारने की क्या क्या वजहें हो सकती थी, कैसे तमिलनाडु ये 40 साल के 2 परिवारों के कॉकस से या 2 पार्टियों के भ्रष्टाचार तंत्र से मुक्ति पाके एक अभिनेता, एक हीरो की तरफ देख रहा था। हीरोइज्म आपको मालूम है, एमजीआर भी आए थे, एनटीआर भी आए थे, वो उधर का है ही। वो नहीं कह रहे, वो स्टालिन के फोटो पर ये कि सनातन हिंदू, सनातन हिंदू, आप सुने, जो भी खिलाफ में है वो सब हिंदू विरोधी। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले आगे की पार्टियां, आगे के चुनाव में भी ये उनके लिए बहुत चुनौती है कि जो कोई भी उनके खिलाफ अच्छा ये पार्टी कहे तो ठीक, देश की बहुसंख्यक मेजॉरिटी यानी हिंदुओं के सोचने का तरीका भी ऐसा ही हो चुका है। बंगाल के नतीजे इस बात को साबित करते हैं। मगर इसका मतलब मैं ये नहीं कि बीजेपी की जीत को मैं छोटा कर रहा हूँ। बीजेपी की जीत ममता के एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, ग्राउंड लेवल के टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, ये सब एक तो जिसकी सरकार रहती है, और खास करके मैंने लेफ्ट का भी देखा है, लेकिन उस सारा लेफ्ट का शासन तंत्र धरा रह गया जब जनता ने तय कर लिया कि ममता बनर्जी को लाना है। ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी का वो सारा तंत्र धरा रह गया जब जनता ने तय कर लिया कि बीजेपी को लाना है। और अंतिम बात, मुस्लिम तुष्टीकरण करके इस देश की तथाकथित सेक्युलर पार्टीज ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। और उस मुस्लिम तुष्टीकरण से जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, मुसलमानों को उन्होंने दलितों के बराबर रखा, जिन्होंने उन्हीं के बदौलत इतने लंबे समय तक सत्ता हासिल की। मुसलमानों को उनसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक वोट बैंक के, सिवाय एक फुटबॉल की तरह जो कभी इधर से मारे उधर से आता है, उधर से आए इधर मारे। मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, और उसी राजनीति से तमाम लोग सत्ता के शिखर पर पहुंचे मुसलमानों के वोट से। और आज देश की राजनीति में मुसलमानों को एक विलन बना दिया गया है, और मुसलमानों से एक डर पैदा कर हिंदुओं को एकजुट करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी इस नैरेटिव को मिली है। अब सवाल यही है कि जैसे मुसलमान तुष्टीकरण के तौर पर आज़ादी के 70-80 सालों तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे, उनके असली मसलों और मसाइल को किसी पार्टी ने उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचा। हिंदुओं के इस तरह से एक बड़े वोट बैंक या हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति कर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी यूजीसी, कभी कोई, और इस हिंदू मुसलमान की राजनीति में असल मुद्दे जिन पर चुनाव होने चाहिए, जिस पे सरकारें बननी चाहिए, जिस पे देश आगे मैंने क्या पूछ दिया यार, अंत में कहोगे कि वामपंथी एक कांग्रेसी या मुस्लिम पत्रकार है। मगर मेरा ये काम, मेरा ये रोल ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार। अगले वीडियो में कैसे भगवा लहराया और कैसे 2009 से 18 सालों से लगातार ये रणनीति बन रही थी और ममता ने क्या क्या गलतियां की, ये लेकर बहुत ही दिलचस्प किस्से हाजिर होऊंगा।